हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और ये सीरीज इंपॉर्टेंट है लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ ही अगर हम एक पर्टिकुलर वे में बात करें तो EMRS के सिलेबस में जितने भी राइटर्स हैं उनकी एमसीक्यूज की सीरीज यहाँ पे कराई जा रही है। आप चाहो तो चैनल के साथ जुड़कर इन सारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अगर किसी ने नहीं देखा है तो हर एक राइटर की अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हो। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द सॉलिटरी रीपर was composed in 1805. It was composed 2 years after a tour of August 1803, Scotland. It was published in. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सॉलिटरी रीपर जो पोएम है, बहुत ही फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की। अगर आप वर्ड्सवर्थ के वर्क्स को कवर अप कर रहे हो तो उसमें सॉलिटरी रीपर को आपको जरूर कवर अप करना है। और इसकी जो मेन लाइन्स है ना, उनसे भी लाइन्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो इसकी पब्लिकेशन पूछी जा रही है कि पब्लिश कब होती है। ऑप्शंस आर 1805, 1806, 1807 या फिर 1808। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। कंपोज कब की गई थी? तो 1805 में कंपोज की गई है। इट वॉज कंपोज 2 years आफ्टर अ टूर ऑफ अगस्त 1803। अगस्त में जो उनका एक टूर हुआ था वर्ड्सवर्थ का स्कॉटलैंड का 1803, उसके 2 साल के बाद में कंपोज की गई। और ये पब्लिश कब की जाती है? ये पब्लिश होती है 1807 में। ठीक है, यानी कि आफ्टर 2 years ऑफ कंपोजिशन 1807। Option number C is the correct answer. Now moving to the next question. Second is Wordsworth's poem mostly deal with. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ज़्यादातर पोएम्स जो हैं वो ज़्यादातर मतलब उनकी थीम क्या है या किस चीज़ से वो ज़्यादातर डील करती हैं? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ या फिर रेवोल्यूशन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो डील करती हैं किस चीज़ से? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से। ठीक है, जैसे कि इन्हें नेचर पोएट बोला ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक इन। तो वर्ड्सवर्थ ने ये जो वर्क्स हैं इन्हें कब पब्लिश किया था? फरवरी 1793 या फिर 1794, 1797, 1798? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1793। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से एक ऐसा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वो कौन सा वर्क है? फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है माइकल, बहुत ही फेमस वर्क है वर्ड्सवर्थ का, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट्स इज अ ब्यूटियस इवनिंग या फिर द मे क्वीन? बताइए कौन सा वर्क इसमें से वर्ड्सवर्थ का नहीं है? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज मे क्वीन। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग दी। तो लगभग 50 सालों तक वर्ड्सवर्थ कहाँ पे रहे? द क्यूम्बरलैंड डेल्समैन या फिर एल्फॉक्सटन ब्लेजर्स या है हॉकशेड कंट्रीमैन या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन? सोचिए, आंसर कीजिए। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग, मतलब किन सब चीज़ों के बीच रहे लगभग 50 सालों तक? द क्यूम्बरलैंड डेल्समैन,
अल्फॉक्सडन विलेजर्स, हॉकशीड कंट्रीमैन, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूनिस्ट है यहाँ पर, इससे रेवोल्यूशन की जगह हम कर लेते हैं रेवोल्यूनिस्ट, ISTS। ओके, अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्यूम्बरलैंड डेल्समैन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज no pleasant images of trees, of sea or sky, no colors of green fields, but hues and mighty forms that do not live like living men. These lines are from Wordsworth. ये लाइन वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड से हैं, ये तो आपको कंफर्म है ऑप्शन देख के, लेकिन आपको बताना है कि प्रिल्यूड की कौन सी बुक से ये लाइन ली गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं, टोटल 14 बुक्स, ठीक है। अब इनमें से बताइए किस बुक से ये लाइन है। नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज, ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन हिल्स, बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन। ऑप्शंस आर प्रिल्यूड बुक 1, बुक 2, बुक 3 या फिर बुक 4। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, ये जो लाइंस हैं वो प्रिल्यूड की बुक 1 से ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द प्रिल्यूड बुक 1। नेक्स्ट इज Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of। तो किस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए या किस चीज़ के डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए इन्होंने जो प्रीफेस है, अपेंडिक्स टू द प्रीफेस को मतलब ऐड किया था। ऑप्शंस आर द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, द क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, द रेनेसां पोएटिक डिक्शन या फिर मॉडर्न पोएटिक डिक्शन। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, ठीक है, द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 8, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड। सबसे इजी क्वेश्चन ये है, ये लाइन किसकी है, किसके द्वारा कही जाती है कि अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, शैले, कीट्स, अर्नोल्ड। तो ये हमने पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, उसमें क्या था, उसमें ये चीज़ ऑप्शन में थी, ठीक है। पोएट को कैसे डिफाइन किया है वर्ड्सवर्थ ने, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये कोटेशन आपको लर्न कर लेनी है, क्या है, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th इज इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स Wordsworth examines a sonnet of Gray. Which one? देखिए, प्रीफेस जो लिखा था इन्होंने लिरिकल बैलेड्स का वर्ड्सवर्थ ने, उसमें ये एक सोनेट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ग्रे का, वो थॉमस ग्रे का एक सोनेट है, उस सोनेट के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सा है। ऑप्शन है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, ऑन द डेथ ऑफ एलेजी राइटर या फिर ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ग्रे का कौन सा सोनेट है वो, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। नेक्स्ट इज
लिरिकल बैलेड्स केम इन, तो लिरिकल बैलेड्स कब आता है? ये भी ईजीएस्ट वन है, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स एक ऐसा वर्क था जिससे हम रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, किस ईयर में आता है ये? बहुत ही मतलब एक तरीके से फेमस ईयर मान सकते हो आप उसे। 1798, 99, 1800 या फिर 1802। तो पहली बार लिरिकल बैलेड्स कब आता है? 1798 में। ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। अब प्रीफेस के बारे में पूछा जा रहा है कि लिरिकल बैलेड्स का जो प्रीफेस था वो कब आया था? 1798, 99, 1800, 1802। दिस इज आल्सो इजी वन। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, प्रीफेस आता है इसकी पब्लिकेशन के, लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के 2 साल के बाद में, यानी कि 1800 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1800। नेक्स्ट इज द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द, तो प्रिल्यूड को किस तरीके से डिफाइन किया गया है यहाँ पर? ऑप्शन है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, क्या हम इसे ऐसा कहकर पुकारते हैं प्रिल्यूड को? सेकंड है साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, या फिर बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ वर्ड्सवर्थ, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका एक तरीके से प्रिल्यूड का दूसरा नाम क्या है, ऐसे समझ सकते हो। इसको अनदर किस नेम से जानते हैं? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो प्रिल्यूड को जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, इसे ऑटोबायोग्राफी ही बोला जाता है वर्ड्सवर्थ की, लेकिन किस तरीके की? स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है, या फिर बायोग्राफिकल है? तो अगर आप यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी आर फेमस एज द पोएट्स ऑफ। ये तीनों, इन तीनों का एक ग्रुप है जिसको किस नाम से फेमस है? जो ऑप्शन है नेचर पोएट, रोमांटिक पोएट, ओशन डिस्ट्रिक्ट, या फिर लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट। यहाँ पे लिख लीजिए पोएट, ओशन डिस्ट्रिक्ट पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउदी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, they all are known as Lake District poets. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 14. Coleridge was Wordsworth's friend. He died in. Coleridge, जैसे कि आप जानते हो कि इन्होंने लिरिकल बैलेड में भी क्या है, इनके कोलैबोरेशन में ही लिखा गया है। कॉलेरिज ने भी अपनी 4 पोएम्स उसमें दी हैं। ठीक है, इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के। इनकी मृत्यु कब होती है, मतलब एस.टी. कॉलरिज की डेथ कब होती है? ऑप्शन है 1834, 35, 36, 39। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1834 है, 1835 है, 1836 है, या फिर 1839 है? सोचिए, आंसर कीजिए। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1834। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 15. विच इज वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। इनमें से पहली वॉल्यूम कौन सी है उनकी पोएट्री की? उनका पहला पोएट्री कलेक्शन कौन सा है? ऑप्शन है प्रिल्यूड, टिंटन एबी, डिस्क्रिप्टिव, स्केचेस, या फिर माइकल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वर्ड्सवर्थ
first volume of poetry? Yes, the right answer is descriptive sketches. ठीक है, option number C is the correct answer. Next is the poem Happy Warrior is partly a commemoration on the death of. ये एक पोएम है जिसका नाम है हैप्पी वॉरियर. ये कमेमोरेशन है किसकी डेथ पर? ऑप्शन है हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, हिज फ्रेंड कॉलरिस्ट, हिज फ्रेंड लैम्ब या फिर हिज सिस्टर डोरोथी. यहाँ क्या आंसर हो सकता है इसका? हैप्पी वॉरियर. सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the right answer? Yes, ये जो पोएम है हैप्पी वॉरियर, ये इन्होंने अपने ब्रदर की डेथ के ऊपर लिखी है. एक तरीके से इलेजी कह सकते हो. हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज. वर्ड्सवर्थ का इकलौता लव सोनेट कौन सा है? ऑप्शन है वाई आर्ट दाउ साइलेंट, डियर लाइफ, अ वैलेडिक्शन या फिर नन ऑफ दीज. तो इनमें से कौन सा है राइट आंसर? या फिर नन ऑफ दीज की जगह आप लिख सकते हो प्रिल्यूड. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ. What should be the right answer? Yes, one and only love sonnet written by William Wordsworth is Why Art Thou Silent? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 18 is who suggests a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness. कौन सुझाव देता है कि मतलब अगर हम नेचुरल लाइफ में नेचर की तरफ अगर हम लौटते हैं, सिंपल लिविंग की तरफ लौटते हैं, तो ये एक इकलौती रेमेडी है ह्यूमन रैचेडनेस के लिए. ऑप्शंस आर शैली, कीट्स, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. दिस इज ऑल्सो इजी वन. यस, जैसे कि आप जानते ही हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेचर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 19 is for his poem Immortality Ode, Wordsworth is indebted to. Options are Vaughan's The Retreat, Shelley's Ode to the West Wind, Milton's Paradise Lost या फिर Milton's On His Blindness. तो अपने एक वर्क, वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है इमोर्टैलिटी ओड, उसके लिए वो किसके आभारी हैं? किस वर्क के? हो सकता है इन्होंने इससे क्या ये एक सोर्स की तरह से इस्तेमाल किया हो या इससे इंस्पायर्ड है वो इमोर्टैलिटी ओड को लिखने के लिए. तो वो कौन सा वर्क है? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज वोगन्स द रिट्रीट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ध्यान में रखना है ये वोगन्स द रिट्रीट. वोगन का कौन सा वर्क? द रिट्रीट. नेक्स्ट इज 20 who according to Long has not only sight but insight. लॉन्ग के अनुसार या लॉन्ग ने किसके विषय में कहा है कि he has not only sight but insight? ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, मिल्टन. तो W.J. लॉन्ग किसके विषय में कह रहे हैं यहाँ पर? He has not only sight but insight.
What should be the right answer? Yes, William Wordsworth. Option number A is the correct answer. Next is 21. Wordsworth gives you the bird and flowers, the wind and the trees, the leaves just as they are, and in content to let them speak their own message. Who expressed this opinion about Wordsworth? तो वर्ड्सवर्थ के विषय में ये ओपिनियन कौन रखता है, किसके का ओपिनियन है ये? देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए. वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड, द फ्लावर्स एंड द विंड एंड द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज दे आर एंड इज कंटेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज. तो कौन कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ के विषय में यहाँ पर? ऑप्शन है रिकेट यानी कि कॉम्पटन रिकेट, सैमसन, सेंसवरी या फिर लॉन्ग. किसकी स्टेटमेंट है ये अबाउट वर्ड्सवर्थ? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, ये स्टेटमेंट भी किसकी है? लॉन्ग की. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लॉन्ग. लॉन्ग. ठीक. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 22 इज हु इज एब्सोल्यूटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग. तो लॉन्ग के अनुसार, मतलब लॉन्ग ने ही किसको कहा है कि ही इज एब्सोल्यूटली विदाउट ह्यूमर? ऑप्शन आर शैली, कीट्स, साउदी या फिर वर्ड्सवर्थ. तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आंसर कर पाओगे, लेकिन आपको आगे भी ध्यान में रखना है, या चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो. क्या है कि ये स्टेटमेंट भी ध्यान में रखनी है. क्या है? एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर. वर्ड्सवर्थ को इन्होंने ये भी कहा है. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23. वेयर वर द लिरिकल बैलेड्स अप्रिशिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड? मतलब इंग्लैंड से भी ज़्यादा कहाँ पर लिरिकल बैलेड को अप्रिशिएट किया गया था? जैसे कि हम मानते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत ही किससे होती है? लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से, यानी कि 1798 से. ठीक है, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर इंग्लैंड से भी ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया गया? ऑप्शंस आर अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया या नाउ हियर. क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इंग्लैंड तो कट कर दीजिए क्योंकि ऊपर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है. बाकी 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अमेरिका. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 24. Where does Wordsworth compare himself to an alien harp? तो बताइए कहाँ पर वर्ड्सवर्थ जो हैं वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं एन एलियन हार्प से? ऑप्शंस आर इन द प्रिल्यूड, इन टिंटन एबी, इन सॉलिटरी रीपर. अब यहाँ पे देखिए करेक्ट टाइटल भी आपको पता होना चाहिए कि वो जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है उसका टाइटल क्या है? प्रिल्यूड या फिर द प्रिल्यूड? द है या नहीं है, सोच के बताना है. ठीक है, वर्क का टाइटल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर भी होगा. इन द प्रिल्यूड, इन टिंटन एबी या फिर सॉलिटरी रीपर. वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है इन द प्रिल्यूड. तो द लगा हुआ ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 25. ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड. दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट. तो
तो ये भी रिमार्क किसका है, लॉन्ग का। ठीक है, ये इसके मतलब दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो लॉन्ग ने दी है। किसके विषय में दी होगी बताइए, किसके लिए है ये? यस, ऑब्वियस सी बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर एंड आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26th is Wordsworth is not always melodious, that he is seldom graceful and only occasionally inspired. Who said? अब ये स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ के विषय में कौन कहता है? That Wordsworth is not always melodious, but he is seldom graceful and only occasionally inspired. Options are William J. Long, कॉम्पटन, रिकेट, सैमसन या फिर आर्नोल्ड। हु सेड दिस? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, ये स्टेटमेंट भी कही गई है विलियम जे लॉन्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। हु सेड? ये स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ के विषय में कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। ऑप्शंस आर टेनिसन, आर्नोल्ड, ब्राउनिंग, मिल्टन। ये स्टेटमेंट किसकी है बताइए? देयर आर मैनी क्रिटिक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ who gave many statements, लेकिन उनमें से भी आपको जो फेमस हैं वो लर्न कर ही लेनी होंगी। जैसे कि ये लाइन, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यस, ये टेनिसन ने कहा है वर्ड्सवर्थ के विषय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28 is who calls the immortality ode the high watermark of poetry? तो वर्ड्सवर्थ का वर्क है द इमोर्टैलिटी ओड, इसको किसने कहा है द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री? ऑप्शंस आर सैमसन, इमर्सन, वॉल्टर एलन, कॉम्पटन, रिकेट। हु इज द स्पीकर हेयर? सोचिए, आंसर कीजिए। The high watermark of poetry is the Immortality Ode. Yes, ये कहने वाले कौन है? इमर्सन। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इमर्सन। नेक्स्ट इज 29, Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity। ठीक है, हु सेड? ये स्टेटमेंट कौन कहता है वर्ड्सवर्थ के विषय में? ऑप्शंस आर आर्नोल्ड, लॉन्ग, रिकेट या फिर मिल्टन। सोचिए, आंसर कीजिए। Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity। ठीक है, हु इज द स्पीकर हेयर? यस, ये स्टेटमेंट कौन कहता है? ये कही जाती है आर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation. Whose remark is this? ये remark किसका है? Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning form of moral consolation. Options are Long, Compton Rickett, Saintsbury, Emerson. बताइए।
हु सेड दिस लाइन? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो स्टेटमेंट है वो है कॉम्पटन रिकेट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और साथ ही जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। ठीक है, हालांकि वीडियो तो बिना सब्सक्राइब किए भी आप लोग देख सकते हैं, उससे मुझे खुशी ही होगी, लेकिन अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, और भी मुझे मतलब एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आगे, हो सकता है मैं ग्रामर की सीरीज़ भी शुरू कर दूँ इस चैनल पे, जिससे कि आपकी क्विज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।